नमस्कार, मैं प्रोफेसर दीपू बैनर्जी, सीनियर न्यूरो सर्जन एंड कंसल्टेंट इन जसलोक हॉस्पिटल मुंबई। आज वर्ल्ड हेल्थ डे पे, वर्ल्ड ट्यूमर डे पे आपका अभिनंदन करता हूँ इस प्रोग्राम में। आज के दिन जो है ब्रेन ट्यूमर के इम्पोर्टेंस के बारे में आपसे बात करेंगे। सबसे पहले ये बताना ज़रूरी है कि ब्रेन ट्यूमर इतना कॉमन नहीं है, पर इसको तुरंत पता करना बहुत ज़रूरी है, बिकॉज अगर ये देरी से पकड़ में आया तो बहुत कुछ डैमेज कर सकता है या लाइफ को खतरा हो सकता है। ब्रेन ट्यूमर हिंदुस्तान में इसका इंसिडेंस कितना है नहीं पता, पर वेस्ट के हिसाब से मान के चलते हैं कि 12 से 14 केसेस पर 1 लाख पॉपुलेशन में होता है। तो इसके हिसाब से अगर हम इंडिया की पॉपुलेशन देखें तो नंबर बहुत हो सकते हैं। बहुत सारे पेशेंट आते हैं ट्रीटमेंट के लिए, या बहुत सारे शायद मिस भी हो जाते हैं। ब्रेन ट्यूमर के जो प्रकार होते हैं, दो तरह के होते हैं, जैसे हर जगह होते हैं। जो एक तो ब्रेन के सब्सटेंस से होते हैं, जो ब्रेन का एक्चुअल सब्सटेंस है, उसमें ये 50% ब्रेन के सब्सटेंस से होते हैं। इसमें आधे जो होते हैं वो बिनाइन होते हैं, मतलब स्लो ग्रोइंग होते हैं ओवर ईयर्स, एंड हाफ जो होते हैं उसके मैलिग्नेंट होते हैं, मतलब कैंसरस होते हैं। और ये जो ब्रेन के कैंसर होते हैं वेरी हाईली कैंसरस होते हैं, बहुत रैपिडली ग्रो करते हैं। उसके अलावा जो बाकी आधे 50% जो ट्यूमर्स होते हैं वो बिनाइन ट्यूमर्स होते हैं, वो ब्रेन के आसपास के स्ट्रक्चर से होते हैं। जैसे ब्रेन के ऊपर मेम्ब्रेन है, उसको हम लोग मेनिंजीज बोलते हैं, तो उससे जो ट्यूमर होता है वो मेनिंजियोमा बोलते हैं, वो 20% होता है। फिर जो पिट्यूटरी ग्लैंड होता है ब्रेन के नीचे, हार्मोन प्रोड्यूस करता है, उसके ट्यूमर होते हैं। उसके अलावा जो ब्रेन से निकलते हुए नर्व्स होते हैं, मोस्ट कॉमन नर्व का ट्यूमर जो होता है वो हियरिंग नर्व से होता है, इसको हम लोग एकॉस्टिक ट्यूमर बोलते हैं। इस तरह के और भी ट्यूमर्स जो आसपास के बोन से या कुछ स्ट्रक्चर्स जो पैदाइशी एबनॉर्मली प्लेस्ड हैं उनसे हो सकते हैं। तो ये तो हो गए टाइप ऑफ ट्यूमर्स। अब कौन से वार्निंग साइंस जो इम्पोर्टेंट मैं 4-5 आपको बताऊंगा, जिसको मद्देनजर रखते हुए आपको अलर्ट होना चाहिए। सबसे पहले जो होता है कि किसी भी पेशेंट को अगर दौरे आते हैं, दौरे के कारण बहुत सारे हो सकते हैं, पर एक कारण उसका ट्यूमर है, तो उसको जांच पड़ताल करना जरूरी है। अगर किसी को दौरे आए हैं, किसी भी तरह के दौरे आए हैं। उसके अलावा क्या होता है कि अगर किसी को स्लोली प्रोग्रेसिव वीकनेस हो रहा है, एक साइड पे, हाथ पे या पैर में या चेहरे पे कमजोरी आ रही है स्लोली, तो वो ट्यूमर का कारण हो सकता है। या किसी को स्पीच बोलने में तकलीफ हो रही है या समझने में तकलीफ हो रही है, ये अगर शॉर्ट टर्म में हो रहा है तो एक कारण ट्यूमर भी हो सकता है। इसके अलावा जो हेडेक होता है, जिसको बाद में मैं डिटेल में डिस्कस करूंगा, कोई भी हेडेक जो है परसिस्ट कर रहा है, स्लोली प्रोग्रेसिंग ओवर टाइम, और ये बढ़ता है, अगर विद ब्लरिंग विजन होता है, हेडेक के पीक पे आंखें डबल दिखने लगती हैं, ऐसी कोई स्थिति होती है, तो एक ये शंका प्रोड्यूस करती है कि ब्रेन में प्रेशर बढ़ रहा है, तो उसके वजह से हेडेक हो रहा है। तो ये हेडेक को भी जांच करना जरूरी है। इसके अलावा अगर किसी की नज़र स्लोली जा रही है, एक साइड या दोनों साइड, या हीयरिंग की कमी हो रही है, तो ये भी एक इंडिकेशन होता है, वन ऑफ द कॉज ट्यूमर का। प्लस अगर किसी को चलने में कमजोरी नहीं है पर लड़खड़ाहट है, जैसे एक ड्रंकन गेट बोलते हैं कि लड़खड़ा के चलने लगे, तो ये भी एक इंडिकेशन है कि ये ट्यूमर की वजह से हो सकता है। नाउ अगर उपचार के सोचें, ट्रीटमेंट के पॉइंट से, तो बेस्ट ऑप्शन ऑलवेज, कोई भी ट्यूमर हो, कहीं पे भी हो, ब्रेन में भी है, तो फर्स्ट ऑप्शन इज सर्जरी, और ब्रेन में हम लोग माइक्रो सर्जरी करते हैं। आज के दिन में काफ़ी एडवांस हो गया है मैनेजमेंट, ट्रीटमेंट, तो सेफ्टी प्रोफाइल बहुत ज़्यादा हो गया है। इतना रिस्क नहीं है अगर पेशेंट टाइम से आता है, बिफोर उसको कुछ डैमेज ज़्यादा हो जाए। राइट फ्रॉम एमआरआई, जो आजकल बहुत ही एडवांस है, हमें ट्यूमर का लोकेशन, ट्यूमर का टाइप, ट्यूमर के आसपास में कौन से नर्व फाइबर्स इंपॉर्टेंट चल रहे हैं, ये सब हमें पहले ही पता चल जाता है। प्लस हम इसी को, इमेज को हम लोग ऑपरेशन थिएटर में नेविगेशन गाइडेंस से, मतलब इस इमेज को हमें कॉन्स्टेंटली, हम जब ऑपरेट कर रहे हैं तो हमें गाइडेंस मिलता रहता है कि हम ट्यूमर के पास में कौन सी नर्व इंपॉर्टेंट है, कौन सा वेसल इंपॉर्टेंट है, ट्यूमर हमारा कितने डेप्थ में है। ये पूरा गाइडेंस हमें ऑपरेशन के समय मिलता रहता है। इसके अलावा हम लोग आजकल न्यूरो मॉनिटरिंग करते हैं, जिसमें ब्रेन के जो इंपॉर्टेंट फंक्शंस हैं, जैसे हाथ पैर चलाना, बोलना या नज़र, इन सब चीज़ को हम ऑपरेशन में मरीज पे मॉनिटर करते रहते हैं। तो हमें कोई भी इसमें अगर कोई दिक्कत आती है तो हमें हमारे जो इलेक्ट्रोफिजियोलॉजिस्ट होते हैं, न्यूरोफिजियोलॉजिस्ट होते हैं, हमें तुरंत वार्न करते हैं कि ये सिग्नल डाउन हो रहा है, आपका मरीज का हाथ का चलना कमज़ोर हो रहा है। या हम लोग अवेक किनोटमी करते हैं, उसमें मरीज खुद हमें टाइम टू टाइम बताता रहता है कि भाई हमारे हाथ में कमजोरी आ रही है या नहीं आ रही है। ये तो उपचार हो गए। इसके अलावा जो लक्षण, हेडेक या ट्यूमर का जो डिफ्रेंसिएशन है कि कौन से हेडेक में ट्यूमर के डाउट होते हैं, तो जैसे मैंने पहले भी आपको बताया कि जो हेडेक स्ट्रेन करने से, मतलब किसी को हेडेक है पर वो झुकने पे, खांसने छींकने पर अगर हेडेक बढ़ता है तो इंडिकेट करता है कि ब्रेन में प्रेशर ज़्यादा है, और वन ऑफ द कॉज कैन बी ट्यूमर। इसी तरह से जैसे हेडेक के साथ
पीक ऑफ हेडेक, मतलब हेडेक बढ़ रहा है, उसके पीक में हडल्स को धुंधला दिखने लगे फॉर शॉर्ट टर्म या उसको डबल दिखने लगे, अगेन इंडिकेट्स कि ब्रेन के अंदर प्रेशर बन रहा है और वन ऑफ द कॉज कैन बी ट्यूमर। इसके अलावा जो हेडेक ब्रेन का होता है, ट्यूमर की वजह से जो ब्रेन हेडेक होता है वो कभी इतना सीवियर नहीं होता है, एकदम से शूटिंग शार्प नहीं होता है, वो स्लो डल एकिंग हेडेक कॉन्स्टेंटली होता है, कुछ घंटों के लिए होता है, फिर महीने में 1-2 बार होता है। पर ये इंटेंसिटी और फ्रीक्वेंसी अगर बढ़ती रहे ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम डिस्पाइट मेडिसिन डिस्पाइट एनीथिंग, तो एक जांच करनी जरूरी है कि बिकॉज वी वांट टू पिक अप एनी ट्यूमर एज अर्ली एज पॉसिबल। इसके अलावा जो हेडेक के आप अगर कारण देखें तो जहाँ तक ब्रेन ट्यूमर्स हैं 50% ब्रेन ट्यूमर्स हेडेक से ही प्रेजेंट करते हैं, पर अगर पूरा हेडेक लें आप तो लेस देन 5%, मे बी 2% पूरे हेडेक लें साइनोसाइटिस की वजह से, माइग्रेन की वजह से या किसी टेंशन हेडेक हो तो उसमें ये 2 या 3% आता है। तो एनी हेडेक शुड नॉट गिव ए कंसर्न, पर अगर हेडेक परसिस्ट कर रहा है और उसमें इस तरह के फीचर्स जो मैंने बताए आ रहे हैं तो एक बार कॉशन होकर किसी एक्सपर्ट का कंसल्ट करना चाहिए और अगर ज़रूरत पड़े तो स्कैन करना चाहिए। शुक्रिया।